नमस्कार, मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं देसी बोल। नेपाल के युवा सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन कर रहे हैं। नेपाल के युवाओं ने कल वहां की संसद को आग के हवाले कर दिया। समाचार यहां तक आई कि वहां पर मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने के बाद यह आंदोलन हुआ और उसके बाद नेपाल में भ्रष्टाचार के आरोप और वहां की सरकार के तानाशाही रवैये ने इस आग में चिंगारी का काम किया। इस आंदोलन को जेन जी आंदोलन कहा जा रहा है, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि ये केवल राजनीतिक अस्थिरता ये केवल आंतरिक कारणों से नहीं आई है, बल्कि इसके वैश्विक कारण भी हैं। खासतौर अमेरिका और चीन के बीच में नेपाल फंसता जा रहा है। जहां चीन से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ नेपाल के तीन तरफ भारत है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है। 2006 में वहां लोकतांत्रिक क्रांति होती है और 2008 में वहां राजशाही व्यवस्था हटा करके लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई जाती है। 2008 के बाद से नेपाल में दर्जनों प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। 2015 में नेपाल में संविधान लागू होने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि नेपाल में एक क्रांति आएगी, नेपाल में एक बदलाव आएगा, नेपाल में स्थिरता आएगी, नेपाल विकास करेगा। लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा कर रहे हैं। जेन जी युवाओं का आरोप है कि नेपाल के नेताओं के बच्चे विदेश में पैसे कमा रहे हैं, विदेश में खेल रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं और नेपाल की जनता के हालात वही के वही है। इस वजह से नेपाल की क्रांति हो रही है। लेकिन इसके पीछे हम इस वीडियो में समझेंगे कि इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हैं, क्योंकि इस आंदोलन के एक दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई अधिकारी काठमांडू छोड़कर नेपाल के अन्य जगहों पर जा चुके। नेपाल में दोनों अर्थव्यवस्था, विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चाइना डोरे डाल रही है। अमेरिका चाहता है कि नेपाल चीन के झांसे में ना आए, नेपाल की तरह बात न करे। लेकिन जब से नेपाल में लोकतंत्र काबिज हुआ है, तब से नेपाल में ज्यादातर चीन की समर्थक देश रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन का जो नेपाल की वर्तमान सरकार है या नेपाल में जो सरकार है वो चीन का सहयोग करे। अगर चीन ग्रोथ करता है एशिया में तो इससे अमेरिका को खतरा होगा। वे चाहते हैं कि वो भी नेपाल में विकास करे, लेकिन अभी फिलहाल में केपी ओली की सरकार चीन के समर्थन में दिख रही थी। इससे माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता था कि नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, चाहता है कि वो नेपाल में अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को लागू करे। वह चीन में तमाम तरह के विकास कार्यों को कर रहा है। वह चीन में रोड का निर्माण कर रहा है, वो चीन में बांधों का निर्माण कर रहा है, वो चीन में रेल परियोजनाओं को गति दे रहा है। चीन ने नेपाल की सरकार से वादा किया था कि वह जल्द ही नेपाल से तिब्बत की सड़कें बनाएगा। चीन चाहता है कि नेपाल में वामपंथ की सरकार बनी रहे ताकि भारत उस पर कोई प्रभाव न डाल सके। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। हाल ही के दिनों में चीन ने भारत के इस व्यापार में सेंध लगाई है। अब चीन का लगातार प्रभाव नेपाल में बढ़ता जा रहा है, जो एक भारत के लिए चुनौती बन रहा है। और अमेरिका चाहता भी है कि यह चीन के विरोध में, यानी चीन अगर नेपाल के प्रभाव में ना आए, इसलिए वह मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट नाम MCC नाम की परियोजना नेपाल में लॉन्च करता है, जिस परियोजना का $500 मिलियन का खर्च है। वह नेपाल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है और चाहता है कि चीन का प्रभाव नेपाल में कम हो। लेकिन ऐसा अमेरिका को दिखता हुआ कम लग रहा है। वह चाहता है कि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार बनी रहे, चीन का प्रभाव कम हो। इसके चलते अमेरिका तरह तरह के डोले नेपाल। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अमेरिका चाहता था कि जल्द से जल्द नेपाल में वामपंथ की सरकार हटे और एक नए राइट विंग की तरह की सरकार का हो की स्थापना हो, क्योंकि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल के, वह ज्यादातर समय चीन के प्रति झुकाव रखते थे और चीन के द्वारा निर्धारित किए गए नीतियों को अपने देश में लागू करने की कोशिश करते थे। नेपाल का नहीं है, भारत के तमाम पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई देश। अफगानिस्तान का ही बात देख ले तो अमेरिका में जब से 9/11 का हमला हुआ है, तब से अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। 9/11 के अमेरिकी आतंकी हमले के बाद से अमेरिका ने सेनाओं को जगह दे दी थी। उसके बाद नाटो सेनाओं ने वहां की तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका था। वहां पर ओसामा बिन लादेन की खोज होने लगी थी। ओसामा बिन लादेन की मौत की बाद से 2021 में अमेरिकी सरकार पर यह दबाव बना कि वह वहां से अपने सैनिकों को हटाए। वहां से अमेरिका ने अपने सैनिकों को जैसे ही हटाया, फिर वहां पे तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस समय
तालिबान की अफगानिस्तान की राजनीति में तालिबान पूरी तरीके से कायम है। दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आजादी के बाद से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। सेना हमेशा वहां पर तख्ता पलट कर देती है, और हम जानते हैं कि कई बार इतिहास में ऐसा हुआ जब पाकिस्तान में सेना ने अपना शासन किया है। हाल ही के दौरान में इमरान खान की पार्टी का भी तख्ता पलट किया गया। बताया गया कि सेना के इशारे पर यह तख्ता पलट हुआ, और अभी की जो हाल की सरकार है वो सेना के इशारे पर काम करती है। तो पाकिस्तान में भी राजनीतिक अस्थिरता बनी। वहीं म्यांमार की बात करें तो 2021 में वहां पे सेना ने तख्ता पलट कर दिया। सेना ने दावा किया कि म्यांमार की सरकार रोहिंग्याओं को मैटर को लेकर के सुलझाने में असफल रही। अब वहां पर सेना का राज है, और सेना और सरकार के बीच हमेशा झड़प की स्थिति बनी हुई है। विरोधी संगठन और सेना बार बार एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, और म्यांमार के जनजातियों को दूसरे देशों में शरण लेना पड़ रहा है। करें कि श्रीलंका में भी स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी हुई है। 2021 में श्रीलंका में महंगाई इतनी चरम पर चली गई कि श्रीलंका कर्ज भरने में भी विश्व में डिफॉल्टर घोषित हो गया। उसके बाद से श्रीलंका में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, वहां पे संसद में भी तोड़फोड़ की, और पूरे देश में एक उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और उन दोनों को देश छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि 2024 में श्रीलंका में चुनाव हुए, और अब वहां पे राजनीतिक स्थिरता कायम करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हाल ही में एक सरकारी योजना में आरक्षण नीति को सही से लागू न करने के बाद से वहां की जनता ने उग्र प्रदर्शन किया। शेख हसीना की सरकार को उठा के हटा दिया गया, और वहां पे मोहम्मद यूनुस का फैक्टर आ गया। मोहम्मद यूनुस को माना जाता है कि वह विदेशी ताकतों के अनुरूप काम करते हैं। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। माना जा रहा है कि शेख हसीना अभी भारत में मौजूद है, और और बांग्लादेश की सरकार उन्हें बार बार भारत से मांग रही है, लेकिन भारत सरकार उन्हें सौंपने को तैयार नहीं है। अभी भी बांग्लादेश के हालात कुछ बदले। इन तमाम उग्र प्रदर्शनों के बावजूद हम ये समझ पा रहे हैं कि वहां के देशों में कुछ हालात चेंज नहीं हुए, वो वैसे ही बने हुए हैं, और हिंसा और खराब होती जा रही है। तो क्या अगला शिकार भारत हो सकता है? क्या भारत में भी राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है? क्या ऐसे कराने की कोशिश विदेशों के द्वारा हो सकती है, विदेशी ताकतों के द्वारा हो सकती है? क्या डीप स्टेट के द्वारा ऐसा हो सकता है? हालांकि भारत की स्थिति पड़ोसियों से भिन्न है। यहाँ पे एक मजबूत लोकतंत्र है, समय समय पर चुनाव कराए जाते हैं, एक मजबूत सरकार यहाँ पे काम कर रही है। भारत अन्य पड़ोसी देशों के मुकाबले रोज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में अभी भी महंगाई और बेरोजगारी कम नहीं हुई है। छात्र एसएससी जैसे एग्जामों को लेकर के सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मंत्रियों से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। मैं चाहता भी हूं कि इस तरह की शर्मनाक स्थिति हमारे देश में ना आए। हमारे देश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, उसके खिलाफ आवाज उठे, लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे, सरकारें आप चेंज करते रहें, सरकारें बदलते रहें। अगर आपको गलत लगती हैं तो हमारे देश में संसद को कोई नुकसान न पहुंचे। भारत में इंस्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, भारत में इस तरह की परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट समझ में आई होगी कि किस तरीके से अमेरिका और चीन के द्वंद्व में नेपाल पिसता जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।